चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज नवीनतम समाचार यानी 7 मई 2025 के खबरों को लेकर उपस्थित हुए हैं। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई विश्व अस्थमा दिवस। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन्स का सफल लड़ाकू प्रशिक्षण पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता। मिलान में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडो से की मुलाकात। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का दिया आदेश। यूएई विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत गैर आक्रामक रक्त प्रवाह निगरानी प्रौद्योगिकी की गई विकसित। आंध्र प्रदेश क्रिएटिव लैंड एशिया के सहयोग से भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का करेगा निर्माण। सुभाषिस बोस ने AIFF अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जीता पुरस्कार। चलिए अब खबरें विस्तार से। विश्व अस्थमा दिवस 2025। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के दूसरे मंगलवार को अस्थमा और इसके जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2025 में यह 6 मई को मनाया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का थीम सांस के द्वारा उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का थीम सांस के द्वारा उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का थीम सांस के द्वारा उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। यह अस्थमा नियंत्रण और उपचार के लिए सांस के द्वारा ली जाने वाली दवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता पर जोर देता है। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा आयोजित किया गया था। यह बार्सिलोना में पहली विश्व अस्थमा बैठक के साथ मेल खाता था और इसमें 35 से अधिक देश शामिल हुए थे। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जो वायु मार्ग से सूजन और संकुचन का कारण बनती है। इससे बलगम का अत्यधिक उत्पादन होता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में 250 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में अस्थमा वैश्विक स्तर पर लगभग 4,55,000 मौतों के लिए जिम्मेदार था। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल लड़ाकू प्रशिक्षण पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए नौसेना, डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह माइन भारत की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। MIGM एक परिष्कृत पानी के भीतर की नौसैनिक माइन है जिसे स्टील्थ पनडुब्बियों और युद्धपोतों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए विकसित किया गया है। ये समुद्री जहाज़ों में ध्वनिक, चुंबकीय और दबाव संकेतों की पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर से लैस हैं। इस सिस्टम में ARM आधारित प्रोसेसर के साथ उन्नत ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर डाटा को प्रोसेस करते हैं और इनपुट के आधार पर विशिष्ट क्रियाएं शुरू करते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समित वी कामत ने पुष्टि की कि सिस्टम ने अपने सत्यापन परीक्षण पास कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अब भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना मौजूद थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। चर्चा का विषय सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल समाप्त होना था।
उनका 2 साल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कम से कम 2 साल की अवधि के लिए की जाती है। मिलान में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा से की मुलाकात। उन्होंने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत चल रही नीति और विनियामक सुधारों के माध्यम से अपने कारोबारी माहौल को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। उन्होंने माल और सेवा कर, दिवाला और दिवालियापन संहिता और कॉरपोरेट कर दरों में कमी जैसे प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला। अन्य प्रमुख पहलों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शामिल है। अध्यक्ष कांडा ने भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए एडीबी का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक 4 मई 2025 को मिलान, इटली में शुरू हुई। इसकी शुरुआत अनुभव साझा करना, कल का निर्माण करना थीम के साथ हुई। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। 5 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। नए नियमों के तहत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से शराब की दुकानों या ठेकों की दृश्यता प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा मुख्य सड़कों से उचित दूरी पर खोली गई शराब की दुकानों पर किसी भी तरह का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 1 लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख रुपये, तीसरी बार 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी की आवश्यकता को बढ़ाकर 150 मीटर कर दिया गया है। शराब की कुल दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो 1200 जोन में 2400 ही रहेगी। इस नीति में यह भी प्रावधान है कि 500 से कम आबादी वाले गांव में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, जिसके चलते 700 से अधिक गांवों की 152 शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। नई नीति के तहत शराब की दुकान खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4%, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3% और बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% देना होगा। नई नीति में शराब की दुकान के लिए 1000 वर्ग मीटर का क्षेत्र होना अनिवार्य किया गया है। ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। वाणिज्य विभाग और संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। अमेरिका में फिल्म उद्योग तेजी से खत्म हो रहा है, क्योंकि अन्य देश हमारे फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर करने के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि विदेशी सब्सिडी और प्रचार के माध्यम से अमेरिकी फिल्म उद्योग को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। इस नीति को राष्ट्र सुरक्षा और सांस्कृतिक संप्रभुता की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का दिया आदेश। अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने और विस्तार करने का निर्देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया है। यह द्वीप सुविधा, जो सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के पास कैलिफोर्निया के तट पर स्थित है, जो 1963 में बंद कर दिया गया था और पर्यटन के लिए पुनः तैयार किया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि बार बार अपराध करने वाले और हिंसक अपराधी देश को परेशान करना जारी रखते हैं। अल्काट्राज के पुनर्द्वार और अमेरिका में कानून, न्याय और व्यवस्था को बहाल करने के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। 1850 के दशक में एक किले के रूप में स्थापित इस जेल की मुख्य इमारत का निर्माण 1910 से 1912 में अमेरिकी सेना की सैन्य जेल के रूप में किया गया था। न्याय विभाग ने 1930 के दशक में नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उसने संघ जेल प्रणाली से दोषियों को लेना शुरू कर दिया था।
यूएई विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत गैर आक्रामक रक्त प्रवाह निगरानी प्रौद्योगिकी विकसित की गई। संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करके सर्जरी के बिना रक्त प्रवाह की निगरानी के लिए एक उन्नत तकनीक बनाई है। इस नवाचार द्वारा रक्त प्रवाह वेग और श्यानता सहित महत्वपूर्ण शारीरिक मापदंडों को ऐसे पदार्थों का उपयोग करके मापा जाता है जो यांत्रिक तनाव के अधीन होने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस उपकरण को क्लिनिक और घरों में उपयोग के लिए प्रयुक्त बनाते हुए बेहतर सटीकता और लागत प्रभावशीलता हासिल की गई है। रक्त के थक्के जैसे गंभीर स्थितियों का पता लगाने के लिए वास्तविक समय की निगरानी सुविधाएं जोड़ी गई है। इस नवाचार की देखरेख प्रोफेसर महमूद अल अहमद ने की, जिन्होंने रोगियों और स्वास्थ्य पेशेवरों दोनों के लिए इसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर जोर दिया है। यह तकनीक आयातित स्वास्थ्य सेवाओं उपकरणों पर निर्भरता को कम करने और घरेलू चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देने के यूएई के लक्ष्यों के अनुरूप है। आंध्र प्रदेश क्रिएटिव लैंड एशिया के सहयोग से भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का निर्माण करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी की स्थापना के लिए क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। एएमयू को 1 मई 2025 को अमरावती में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने समझौते को औपचारिक रूप दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए गति प्रदान की। इस परियोजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश रचनात्मक अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक केंद्र बन जाएगा। क्रिएटर लैंड नामक शहर सिनेमा, गेमिंग, विज्ञापन, आभासी उत्पादन और प्रौद्योगिकी आधारित कहानी के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का घर होगा। इस परियोजना में एआई आधारित रियल टाइम रीडिंग और वॉल्यूमेट्रिक कैप्चर सिस्टम के साथ एक अत्याधुनिक वर्चुअल स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होगा। इम सर्विस एंटरटेनमेंट जोन समर्पित गेमिंग जोन और ई स्पोर्ट्स एरेनोस के साथ एआर, वीआर और एमआर अनुभवों के साथ थीम पार्कों की पेशकश करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के लिए एक वैश्विक सिनेमा सह उत्पादन हब भी शामिल होगा। वीएफएक्स, एआई, गेमिंग और वर्चुअल प्रोडक्शन में विशेष युवा प्रशिक्षण के लिए क्रिएटर लैंड एकेडमी और स्टूडियो और गेमिंग कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का प्रयास है। इस परियोजना की आधारशिला अगले 24 महीनों में रखी जाएगी। सुभाषिस बोस ने AIFF अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। सौम्या गुगुलोथ को 2024-25 सत्र के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार दिया गया। सुजाता कर को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का सम्मान। चानू को वर्ष का सबसे होनहार खिलाड़ी चुना गया। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने फुटबॉल के समर्थन के लिए ओडिशा की प्रशंसा की। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने पुरस्कार समारोह में भाग लिया। उन्होंने विल्सन फर्नांडिस और थोई विसाना चानू जैसे उभरते सितारों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की। चलिए आज के नवीनतम समाचार को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले खबरों के साथ।